मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सैनिक हूँ और राउंड द टेबल एक साथ में बैठ जाते हैं। वहाँ के नेता है, उनका रिक्वायरमेंट हर मंथली उनको मिल जाता है। जो लोगों को पैसे मिलते होंगे उस बिल्डर से, वो इनको आने से रोकते हैं। उर्मिला एक फिल्म इंडस्ट्री से आई, उसको पार्टी ने टिकट दिया, वो लड़ रही है, एक लेडी है। मैं उनके बारे में ये बताऊं कि ये फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, इसको तो ये फील्ड में आने का कोई इनका अधिकार ही नहीं बनता है। सरकार चलाने वाले लोगों का और ऑफिसरों का एक मेंटेलिटी है कि मुंबई में सभी सुखी और संपन्न लोग रहते हैं। हमारा देश का एक नागरिक जब वोट देता है तब इतने लंबे समय से धारा 370 जो लगा हुआ था वो निकल गया एक वोट के आधार पर। एक वोट आपने दिया, इसलिए 550 साल के बाद में हम अयोध्या में मंदिर बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके पूरे दुनिया में जो अब भारत देश का नाम रोशन हुआ है वो आपके एक वोट से हुआ है। मैं हूं मदीहा खान एंड दिस इज द CSR जर्नल प्रेजेंट्स भारत का भविष्य। लोकसभा इलेक्शन 2024 सर पर है एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस आप ये तो जानते ही हैं कि वोट देना कितना जरूरी है। लेकिन इस वोटिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम यहाँ आपको आपके नेताओं से मिला रहे हैं ताकि आप उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उनके काम को समझे और एक रिस्पॉन्सिबल वोट दे सके। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है करंट मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गोपाल शेट्टी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। 3 बार आप कॉर्पोरेटर इलेक्शंस जीत चुके हैं, आप 2 बार MLA रह चुके हैं, आपको कई सारे अवार्ड्स मिले फॉर द बेस्ट कॉर्पोरेटर, MLA, करंट MP है आप मुंबई नॉर्थ रीजन के। तो आई थिंक 90s से जो ये आपका पूरा करियर सफर शुरू हुआ है ये काफी लंबा रहा है। लेकिन आपके सही मानों में क्या आप मानते हैं ये सफल भी रहा है आपके लिए? हर आदमी को लगता है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता मिलती है, मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने मानना ये बात सेकेंडरी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मतदार संघ के लोग इस बात से संतुष्ट है कि मैंने जो कुछ भी उनके लिए किया है वो अप टू दी स्टैंडर्ड है। देखिए, समस्या तो जीवन भर रहने वाला है, लेकिन वो समय पर उनके समस्याओं को समाधान करने का आपने प्रयास करना, उनको मिलना, उनके कामों के लिए प्रयास करना। कुछ काम तुरंत हो जाता है, कुछ काम कुछ समय के बाद में होता है। मिलकर एक वोटर की अपेक्षा ये होती है कि मुझे मेरा जो जनप्रतिनिधि है वो आसानी से मिले, मेरी बात को सुने। ये मिनिमम उसके रिक्वायरमेंट होते हैं और उसको आप अगर मीट करते हो तो फिर भारतीय मतदाता इतना प्रामाणिक है कि वो आपके साथ में जुड़ा रहता है। आपने कई बड़े लोगों को, कई दिग्गज कैंडिडेट्स को हराया है। आपका एक तरीका भी है कि आप कभी अपने ऑपोजिशन को बैड माउथ नहीं करते। इसके बावजूद भी आपका एक बहुत कंसिस्टेंट करियर रहा है, आप हर बार जीते हैं। तो एक ऑनेस्टली आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज है जिसकी वजह से हर बार लोग जाके आपको वोट करते हैं? ये बात साथ में जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, मैं जीत गया, वो हार गए। उसके बाद में एक मेरा पर्सनल रिलेशन उनके साथ में बन गया और मैं मानता हूँ कि मेरा जब काम इतना बड़ा मैंने खड़ा किया है तो मैं मेरे ओपोनेंट को क्यों अनाप शनाप बातें करूं। ऑन द कॉन्ट्री वो मेरे बारे में कह सकता है। उदाहरण के तौर पर उर्मिला जी आई थी, मेरे सामने चुनाव लड़ी हो। उर्मिला एक फिल्म इंडस्ट्री से आई, उसको पार्टी ने टिकट दिया, वो लड़ रही है, एक लेडी है। मैं उनके बारे में क्या बताऊं? वो मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैंने ये 3 बार कॉर्पोरेटर थे, 2 बार विधायक थे, ये 4 काम नहीं हुआ है। वो मेरे बारे में बता सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं उनके बारे में ये बताऊं कि ये फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, इसको तो ये फील्ड में आने का कोई इनका अधिकार ही नहीं बनता है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। आपने अभी जो मलाड मालवनी की बात कही, तो वहाँ पर आप वाटर सैनिटेशन को लेके, पाइपलाइन को लेके, कम्युनिटी हॉल को लेके काफी सारा काम कर रहे हैं। तो इस पर वहाँ के लोगों का एक कहना है कि हम नेताओं के दर्शन तभी करते हैं जब इलेक्शंस करीब आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं लगातार मालूनी में जाता रहा, लगातार जहाँ कहीं भी बुलाया मैं जाता रहा और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व किए। म्हाड़ा का इतने साल के जो पानी गंदा पी रहे थे, 2019 के चुनाव में जब मैं गया तो कुछ बहनों ने बोतल में पानी भर कर लाया और उन्होंने ये कहा कि मुझे साहब ये हम पानी पी रहे हैं। तो मैंने वो बोतल पानी ले लिया और मैंने पी लिया। वो साहब ये गंदा पानी है। तो मिरर ने पूरा फ्रंट पेज उसको न्यूज़ बना लिया, गोपाल शेट्टी ने गंदा पानी पी लिया करके। और मैंने यही बात कहा कि जब आप लोग पीते हो, मेरे वोटर हो आप,
मैंने पीना चाहिए। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए लगातार 5 साल काम किया। मैंने 14 करोड़ रुपए का फंड मैंने पास करवा लिया। अब कनेक्शन करके उद्घाटन के लिए जब मैं गया, तब वहां पर कुछ बहनों ने बात किया कि प्लम्बर लोगों ने किसी ने 10,000 रुपये ले लिया, 15,000 रुपये ले लिया। तो मुझे बहुत फील हो गया, क्योंकि मैं उस हालात से यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई हैव स्टेड 55 ईयर्स ऑफ माई लाइफ इन स्लम। मेरी वेदना है, मेरी पीड़ा है। आज झोपड़पट्टी में लड़कियां हो या लड़के हो, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, माँ बाप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जॉब भी अच्छा मिला, लेकिन इतना तुरंत वो फ्लैट में चले जाए, वो हालत में पहुंचे नहीं है। इसलिए मैं एसआरए के ऊपर बहुत काम करता हूँ। इन दिनों में अडानी जी को मैं खुलकर सपोर्ट भी करता हूँ। सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि अडानी जी धारावी का प्रोजेक्ट करने के बाद में एक गेम चेंजर हो जाएगा। 35 साल में हमने 3 लाख घर बनाए, 35 ईयर्स। अब इसके पीछे कारण है, हमारा जो गवर्नमेंट के सिस्टम में जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर, फिर उसके बाद में मंत्री तक फाइल पहुंचने में, और उसमें छोटा क्वेरी निकला, फिर वापस आने में, फिर वापस जाने में बहुत समय लगता है। कॉर्पोरेट सिस्टम में क्या है, और राउंड द टेबल एक साथ में बैठ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ऑन द टेबल सॉल्व करते हैं, निर्णय ले लेते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाता दूसरे दिन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो काफी प्रेवलेंट है, वो है ट्रैफिक। जो नॉर्थ मुंबई का एरिया, उसमें ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्रैफिक को लेकर हमने क्या किया है और आने वाले दिनों में हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, मैं जिस बोरेली का प्रतिनिधित्व मैंने बहुत लंबे समय तक किया, 98% डेवलपमेंट प्लान में जितने रोड थे उतने पूरे डेवलप हो गए। आपने देखा होगा, आगे जो मारवे बीच पे हम जाते हैं, तो वो रोड भी बहुत नैरो था, वो भी रोड हमने पूरा वाइंडिंग किया। एक स्कूल की प्रॉपर्टी थी, कैथलिक लोगों का ट्रस्ट का था, ठीक है, हर आदमी अपने लिए लड़ता है, उसको उनको सफलता भी मिली, मैंने उनको सपोर्ट भी उसमें किया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाया कि भाई रोड वाइंडिंग या तो पब्लिक पर्पज़ के लिए जगह लेते तो उनको ये रेट से पैसा दे दो। उसके बावजूद भी ऑफिसर लोग अपना दिमाग चलाकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार तो अभी भी मोदी जी ने केंद्र सरकार में पूरा टाइट करके सिस्टमेटिक कर लिया, लेकिन मुंबई शहर में अभी भी आप देखेंगे तो कॉरपोरेशन में, बिल्डिंग प्रपोजल में, पुलिस स्टेशन में चल ही रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं ये कम हो, लेकिन एट ए ग्लांस तो हो जाएगा नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति ने किस प्रकार की करवट ली, वो भी आप देख रहे हो। तो मालनी के सारे रोड को हम आने वाले दिनों में वर्सोवा को ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। मड वर्सोवा का ब्रिज पास हो गया, थोड़े काम के लिए रुका है, 1-2 मिनट का खाली क्रॉसिंग है। इतना बड़े पैमाने पे लोग अंधेरी चले जाएंगे। समय अपना अपना समय पे जो होना है वो तो होगा ही। बदलाव, हाँ, वो तो जरूरी है, और देखेंगे हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से आता है। आपने हमारे प्रधानमंत्री की बात करी, जी हाँ। तो जो बीजेपी की सरकार है उसे कई बार मोदी सरकार कहा जाता है, और अभी हाल ही में राम मंदिर अयोध्या का जो लॉन्च हुआ उसे एज अ प्रेजेंट कहा जा रहा है फॉर ऑल द सिटीजंस। तो अब जो आने वाले दिनों में जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं चीजों को हम, जो मोदी जी की जो सफलताएं हैं, उन्हीं को लेके आगे चलेंगे, या कोई और भी हमारा एक रास्ता, एक विजन होगा एज इंडिविजुअल कैंडिडेट? देखिए, मैं एक बहुत पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूं, और इसलिए मेरे इतने लंबे समय पर मैंने दोस्त इकट्ठा किए हैं। मेरे कोई शत्रु या तो मेरे बारे में विरोध में बोलने वाले बहुत कम है। अब इसमें मेरे सामने कोई कैंडिडेट भी आता है, मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ ना कि मैंने 100% काम खत्म कर दिया करके। तो मेरा अपोनेंट जो भी लड़ेगा, वो अगर मेरे मतदार संघ के 10 मुद्दे मेरे सामने लाता है कि भाई ये है, तो हो सकता है कि 10 के 10 मुद्दे तो उसके गलत नहीं होंगे ना। 6 पब्लिक के इंटरेस्ट का होगा, उसमें से 4 मेरे दिमाग में ऑलरेडी होगा, उसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ, ये होगा। तो वाई शुड नॉट लिसन टू हिज कमेंट ऑल्सो। वो कोई पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा है ना, मेरा देश का ही कोई भी बंदा लड़ेगा ना मेरे सामने। तो बात हुई थी हाल ही में जो फार्मर सुसाइड को लेकर बहुत चर्चा में थे, आपका एक स्टेटमेंट मिसकोट हुआ था, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप फार्मर सुसाइड्स के बारे में कुछ कह रहे थे, और वो फैशन वर्ड उसमें लग गया कि एक फैशन हो गया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस उसके बारे में? मैं उस झमेले में वापस जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता वो बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके अपने देश में वापस एक सिस्टम है। जो भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग देते हैं वो सही है या गलत है। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया तो सही है, ये सर्वे में आ गया और डिक्लेयर भी हुआ। मैंने उस समय पे ये बात कही थी कि भाई किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। उनको पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको जो कुछ भी चाहिए, यूरिया चाहिए, जो अब मेरे देश के प्रधानमंत्री आज दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन खेती में काम करने के लिए लेबर को पैसा देना पड़ेगा। तो बाकी 6,000 रुपये का व्यवस्था भी हुआ। मेरे महाराष्ट्र की सरकार ने 6,000 रुपये उसमें इंक्लूड करके आज 12,000 रुपये दे रहे हैं, यानी महीने का 1,000 रुपये पर फैमिली को मिल रहा है। अब हमारे देश में क्या चल रहा है कि भाई कोई मर गया तो उसको एक स्टेट गवर्नमेंट
2 लाख रुपए देती है मरने के बाद में, एक स्टेट गवर्नमेंट उसको 3 लाख देती है, कोई 5 लाख रुपए देती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में मेरा वो शब्द निकला था कि ये मरने के बाद में जो पैसा बांटने का ये फैशन चल रहा है, इसको हमने बंद करना चाहिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अब एक मालोनी की घटना बताता हूँ। मालोनी में आज ग्राउंड 1, 2, 3 तक हो रहा है, बराबर है। ग्राउंड +2 का एक स्ट्रक्चर गिर गया, उसमें 8 लोग मर गए। ओके, 8 लोग मर गए। महाराष्ट्र की सरकार ने 5-5 लाख रुपया उनको दिया, केंद्र की सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिया। एक घर को 54 लाख रुपीस सरकार ने 8 लोग मरने के बाद में दिया। लेकिन उसी व्यक्ति को आज भी मालूनी में अगर किसी को ग्राउंड +2, 3 का रिपेयरिंग करने का तो उसका परमिशन नहीं मिलता है। मेरी लड़ाई इसका है कि आप मरने के बाद में हम पैसा नहीं बांटेंगे, उसको जीते जी उसका घर रिपेयरिंग करने के लिए उसको परमिशन मिलना चाहिए। म्यूनसिपालिटी ने उसको परमिशन दे दिया तो उसको बैंक ने थोड़ा लोन भी चाहिए तो देना चाहिए। तो क्यों लोग मरेंगे? कौन मरना चाहता है? एक घर के 8 लोग मर जाते हैं, ये हमारे लिए कोई गौरव की बात है कि हमारे श्रम की बात है? मैं मानता हूँ कि हमारे श्रम की बात है। हम लोगों ने एक व्यवस्था अभी भी एक खड़ी नहीं कर पाए। देश के प्रधानमंत्री को 2014 में आकर ये कहना पड़ता है कि सबको हक्का पक्का घर होना चाहिए, आज़ादी के 65 साल के बाद में। और 10 साल में करोड़ों लोगों को उन्होंने घर दे दिया, पैसे गवर्नमेंट के लगाकर घर बनाए। जो किस्सा गोपाल शेट्टी जी ने बताया वो मालवनी में हुआ था, जहां पर एक कच्ची दीवार गिर गई और 8 लोगों की 8 लोग मर गए। एंड जैसे कि शेट्टी जी ने कहा है कि उन्हें कॉम्पेंसेशन देने की बजाय आपका मानना है कि रूट कॉज पे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन पहले निकालना चाहिए ताकि ये हो ही ना। एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो हमारी महाराष्ट्र में सरकार है, जैसे देयर इज बीजेपी, एकनाथ शिंदे लेड्स शिवसेना, देयर इज एनसीपी, इन सब का जो एक साथ आने पर आपको क्या लगता है कि जो विजन है वो किस तरह से बदलता है या कैसे फॉर्म होता है? क्योंकि ये जो एक बहुत यूनिक पूरा अलायंस है, यहाँ पर एक अलग डायस्पोरा है पूरा, तो आपको क्या लगता है कि विजन किस तरीके से बदलता है? न, मैं कहूँगा कि विज़न भी आप कह सकते हो, इसको कैलकुलेशन के बारे में भी हम बोल सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की जनता ने देखा, सारे लोगों ने देखा। महाराष्ट्र की जनता ने 2014 से 19 तक देवेंद्र जी ने इतना अच्छा काम किया। इतने अच्छे काम के सामने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दोनों के मिलकर 150 से ज़्यादा सीट दे दी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव जीतने के बाद में कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो कांग्रेस के साथ में जाएंगे, एनसीपी के साथ में जाएंगे। देखिए, पब्लिक का आप सम्मान करोगे कि नहीं, कोई भी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कभी हमसे भी कुछ गलतियाँ होती होगी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप जब चुनाव में जाते हो अलायंस करके, इसके बारे में भी आने वाले दिनों में कानून में बदलाव करेंगे। कानून में क्या बदलाव करना पड़ेगा? चुनाव के साथ में अगर आप 3 पार्टी के साथ में अलायंस करके चुनाव लड़ते हो, आपके अलायंस को देखकर पब्लिक वोट देती है, तो फिर चुनाव जीतने के बाद में आप फिर इसके उसके साथ में नहीं जा सकते, आपको इनके साथ निभाना पड़ेगा 5 साल। इसलिए 2019 का चुनाव महाराष्ट्र में रिजल्ट आने के बाद में उद्धव ठाकरे जी ने जो निर्णय किया, ये तो उनको भी अभी लगता होगा कि गलती हो गया, लेकिन हो गया अभी। देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं मुंबई का विकास करने के लिए, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए। ऐसा तो होता नहीं ना कि चलो बात चले गए हाथ से बात, तो चलो 5 साल के बाद में देखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो उन्होंने किया उनको उनके भाषा में जवाब देना ये अनिवार्य है। कोई भी आप हो, मैं हो, हम भी तो वही सोचेंगे ना, मेरे साथ में तुमने ऐसा किया ना, मैं दिखाती हूँ तुमको। तो क्या तोड़फोड़ करना खाली शरद पवार को ही आता है? नहीं, तोड़फोड़ करना आपको ही नहीं और भी लोगों को आता है, ये बताने की ज़रूरत थी। इसलिए 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, अभी सारा होते होते अभी ऐसे सेंटर पर आकर हम खड़े हो गए। अब आने वाले दिनों में इसके बारे में महाराष्ट्र के हित के लिए और देश के हित के लिए निर्णय लेना ये वोटर के हाथ में है। ये देश वही देश है, कांग्रेस और यूपीए ने 10 साल सरकार को इतने गलत ढंग से चलाया, लोग हैरान थे, परेशान थे। मोदी जी जैसे एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे आप मेजोरिटी दो, मैं देश को आगे ले जाऊंगा, तो लोगों ने परिवर्तन किया था। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सैनिक हूँ, लेकिन मुझे भी लगता नहीं था कि 2014 में हम 272 क्रॉस करेंगे करके, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं बैठता था, ये स्टेट में इतना, ये स्टेट में उतना। लेकिन जनता ने दे दिया ना झोली भरकर, जनता ने झोली भरकर दे दिया, मोदी जी ने करके दिखाया, फिर जिता दिया पहले से ज़्यादा, फिर पहले से ज़्यादा काम करके बताया। अब पहले से ज़्यादा फिर हम बोल रहे हैं कि आप इतना सीट दे दो, हम बाकी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हमको लगता है कि जनता विश्वास करेगी, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, है ना। वो हमने कर दिया है, तो जनता आएगी हमारे साथ में। समझना चाहती हूँ कि जो हेल्थ केयर है
और जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो लोकल लेवल पे बिजनेसेस को सपोर्ट करना और एम्प्लॉयमेंट करना, इस पर हमने क्या काम किया है और हम आने वाले जो कुछ साल है उसमें क्या अचीव करना चाहते हैं? एजुकेशन और गवर्नमेंट के माध्यम से अच्छी स्कूल सारी व्यवस्था लोगों को दी जा रही है, लेकिन जो गरीब परिवार का जो व्यक्ति है उसको भी लगता है कि नहीं, यहाँ जाने से मेरा बच्चे का भविष्य नहीं होगा, मेरे बच्चे को अगर पढ़ना है तो वो एक कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में ही जाना चाहिए। ये मेंटेलिटी लोगों की हो गई। गरीब से गरीब लोग भी अपना पेट मारकर बच्चों को ज़्यादा फ़ी भरकर पढ़ाने का प्रयास कर रहे। अभी मैं आते आते मुझे एक का मोबाइल पे व्हाट्सएप आ गया, हैंडीकैप है। अभी हैंडीकैप है ना तो कुछ काम का तो करता ही नहीं होगा, है ना, हैंडीकैप है तो। अब उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उसने ज़्यादा पैसा बोला तो मुझे आप इसमें कुछ कंसेशन करा दो। मेरे मन में तुरंत ही आया, आई एम वेरी मच पॉजिटिव, और मैं सी आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव टू टेक द डिसीजन। अब ये बेचारा है तो उसको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके जाओ ना। ऐसा उनको कौन सा 2 दिन में अच्छा होकर तीसरे दिन काम पे जाना है। अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए, ये वो 10 बातें हम लोग करते ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट अपने समस्या में से बाहर नहीं आ रही है। कोई भी एक प्रोजेक्ट करने जाओ तो उसमें 10-4 पॉलिटिकल पार्टी के लोग विरोध में आ जाते हैं, उसको जवाब देना, इसमें सारा समय व्यर्थ हो रहा है ना। समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन टोटलिटी में एक समय ऐसा आ जाए, मैं मानता हूँ कि चुनाव आया, चुनाव लड़ लिया, चुनाव खत्म हो गया, जीतने वाला जीत गया, उसको सरकार चलाने दो। हारने वाले लोगों ने भी उसको सपोर्ट करके जो बातें आपने कही थी लोगों के सामने, जो बातें हमने कही थी लोगों के सामने, वो 5 साल में फुलफिल करने के लिए सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए, तो देश ऐसा दौड़ेगा। फिर ये स्लम के 50% लोग, ड्राइवर से लेकर, नर्स से लेकर, भाजी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, पेपर लाने वाला, ये सारे लोग वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। और ये 50% झोपड़पट्टी के लोग, ये 50% बिल्डिंग का लोगों का काम करते हैं। आपके बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाला होगा, कहाँ से आता है उसको पूछिए आप, वो कोई झोपड़पट्टी में से आता है। तो ये और ये दोनों मिलकर हमको एक एटमॉस्फेयर खड़ा करना पड़ेगा, और हुआ है। जहाँ तक पब्लिक की आप बात करेंगे तो हुआ है। पब्लिक एक दूसरे को, वो घर में काम करने वाले आती है ना, वो झोपड़पट्टी से आती है, तो वो झोपड़पट्टी वाली बाई का, लड़की का जब शादी होता है तो वो सेठानी से पैसा मांगती है और सेठानी देती है। मैं आपको बताता हूँ, समय बिगड़ेगा, लोग कितना देखेंगे, आप कितना इंटरव्यू करोगे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, वो वही वापस शादी का आओ करके बताने के लिए। मैं बोला सब हुआ? बोलता हाँ सब हुआ। सब कैसे हुआ? बोला नहीं, थोड़ा मैंने जमा किया था, थोड़ा सेठ के पास से मांगा, तो सेठ ने जितना मांगा उतना नहीं दिया, तो सेठ ने जितना कम किया सेठानी ने छुप कर उसको दे दिया। मजाक में अगर कहो मैं भी मुख्यमंत्री बनूँ उससे, समझो कल, तो मुझे तो पैसा अगर देना है तो टैक्स के माध्यम से जो पैसा आता है उसी से मुझे काम करना है ना। टैक्स बढ़ाने के लिए स्कोप नहीं है, लोग बेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो आता है उसमें से ही करना है। लेकिन अपने देश की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, वो समाज के लोग 50% ये सिस्टम को चलाने में कोऑपरेट करते हैं। ये देश खाली सरकार से नहीं चलता है, ये देश कायदा से नहीं चलता है, ये कानून से नहीं चलता है, ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही ये देश चलता है, और हमको ऐसे ही चलाना पड़ेगा आगे। आपने जैसे बताया कि ऐसे ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इस तरह से आगे बढ़ने के लिए, एक साथ आने के लिए मैं बस चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आप जो उत्तर मुंबई के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप तक अगर किसी को पहुँचना है, आपसे कोई बात करनी है, आपसे सलाह मशवरा करना है, आपसे 1-on-1 करना है, तो उसके लिए क्या उनके लिए तरीके हैं, क्या चैनल्स हैं? आपको आश्चर्य लगेगा और लोगों को ये पता भी है, मेरे पास किसी को आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई पीए आपको रोकेगा नहीं, दरवाज़ा खुला है, लोग आ जाते हैं। बहुत गर्दी हो जाती है तो जो ऑफिस में जो लोग कार्यकर्ता है, कुछ पगार वाले भी है, वो थोड़ा रोकते हैं। मेरे ऑफिस में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी आ जाते हैं। तो इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें, उन्हें बताएं कि मतदान कितना ज़रूरी है और उनके लिए खास करके कितना ज़रूरी है। मतदान कितना ज़रूरी है ये बार बार लोगों के सामने आया है। हमारा देश का एक नागरिक जब वोट देता है तब इतने लंबे समय से धारा 370 जो लगा हुआ था, कश्मीर के लोग जो हैरानी परेशानी झेल रहे थे, वो निकल गया एक वोट के आधार पर। एक वोट आपने दिया, इसलिए 550 साल के बाद में हम अयोध्या में मंदिर बना पाए। एक वोट आपने दिया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके पूरे दुनिया में जो भारत देश का नाम रोशन हुआ है वो आपके एक वोट से हुआ है। आने वाले दिनों में भी हमको जो अगला पायदान चढ़ना है वो सारा आपका ये एक वोट से होगा। इसलिए आप सही व्यक्ति को, सही पार्टी को वोट दोगे तो 2014 के पहले के भारत को आप याद करिए, और 2014 से 2024 तक के भारत को आप याद करेंगे तो आपको स्वयं ये उत्तर आ जाएगा कि आपने किसको वोट देना चाहिए।
आप तो हम बात करें भारत के भविष्य के बारे में, तो जी। आपके हिसाब से, श्री गोपाल शेट्टी जी के हिसाब से भारत का भविष्य क्या है? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है आने वाले दिनों में। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं मोदी जी मेरे बहुत चाहक है, इसलिए नहीं कहता हूँ। भारत का भविष्य उज्जवल इसलिए भी है, माँ बाप अपना पेट मारकर इन दिनों में बच्चों को पढ़ा रहे, एजुकेट कर रहे। ये एजुकेटेड बच्चे ही भारत देश को और तेज़ी से आगे ले जाएंगे। हम लोगों ने अपने जीवन काल में जितना भी किया वो किया, और इस बात का गवाही बार बार प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के बाहर कहा कि हमने ही नहीं देश को आगे बढ़ाया, हमारे पहले के लोगों ने भी बढ़ाया, लेकिन जितना तेज़ी से बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया। और आने वाले दिनों में ये पढ़े लिखे बच्चे वोट किसको देना, ये सवाल आने वाले दिनों में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो एजुकेटेड बच्चा, उसको पूरा पता है कि मुझे किसको वोट देना है, वो देगा ही। भारत देश में बच्चे यहाँ ही रहने चाहिए, यहाँ ही उन्होंने व्यवसाय करना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए सब लोगों ने मिलकर। गोपाल शेट्टी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Thank इतना you. समय दिया, इतनी दिल खोल के बातें करी, हर सवाल का इतने सरल तरीके से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. फॉर कमिंग ऑन द CSR जर्नल प्रेजेंट्स भारत का भविष्य।